हेलो दोस्तों, शुरू करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का सेकंड लेक्चर। इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कि आर.एच. विटाकर जो भी था, जो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिए थे, उन्होंने किस आधार पे उन्होंने क्लासिफाई किया था। ऐसी कौन सी क्राइटेरिया है, ऐसी कौन सी फीचर्स है जिसकी वजह से आर.एच. विटाकर ने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। इसके पहले हम क्या पढ़े थे, जो भी अरिस्टोटल था, अरिस्टोटल ने सिर्फ 2 टाइप की क्लासिफिकेशन करे कि एनिमल्स एक साइड में कर दिए और प्लांट्स एक साइड में कर दिए। एनिमल्स के अंदर जिसके पास रेड ब्लड सेल है वो उसका अलग ग्रुप, और जिसके पास आरबीसी नहीं है उसका अलग ग्रुप। और प्लांट्स को 3 पार्ट में डिवाइड किए, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्री। हर्ब्स जो बहुत छोटे होते हैं, जैसे कि कोरिएंडर बोलते हैं, कोरिएंडर बोले तो कड़ी पत्ता छोटे छोटे रहते हैं ना, पुदीना बोलते हैं हम, पुदीना बहुत छोटे प्लांट है उसका अलग ग्रुप। तुलसी बोलते हैं उसको श्रब में डालेंगे, और सबसे बड़ा वाला ट्री डालेंगे। उसके बाद में सेकंड साइंटिस्ट आ गया कार्लस लिनियस। लिनियस ने 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था, किंगडम प्लांटिया और किंगडम एनिमलिया। बाद में 3 किंगडम सिस्टम, 4 किंगडम सिस्टम, 5 किंगडम सिस्टम आर.एच. विटाकर ने दिया था, और 6 किंगडम सिस्टम यानी कि कार्ल वूस ने दिया था। इतने सारे साइंटिस्ट का नाम याद कर लो, ठीक है। उसके बाद में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बॉक्स दिया गया है एनसीईआरटी में, इसको फिलअप करते हैं क्योंकि इससे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, ठीक है दोस्तों। जो भी तुम्हारा 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था, किन्होंने दिया था, आर.एच. विटाकर ने दिया था, आर.एच. विटाकर ने दिया था, ठीक है। किसके आधार पे दिया था, सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और किसके अंदर था, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, इसके इन्वायरमेंट के साथ उस ऑर्गेनिज्म का क्या रोल है उसको बोलेंगे फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। इसके बेसिस के ऊपर उन्होंने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। तो सेल टाइप ये अपने पास मोनेरा फर्स्ट किंगडम हो गया, सेकंड प्रोटिस्टा है, थर्ड फंजाई है, फोर्थ प्लांटी है, फिफ्थ एनिमलिया। ऐसे 5 किंगडम सिस्टम है, ठीक है दोस्तों। इस 5 किंगडम सिस्टम में कौन से केस में क्या क्या हो सकता है धीरे धीरे पढ़ेंगे। नंबर 1 सेल टाइप, मोनेरा के अंदर कौन सी सेल टाइप पाई जाती है, क्वेश्चन है ना। ये इधर भी पढ़ेंगे और चैप्टर वाइज डिटेल में भी पढ़ेंगे, ठीक है, शॉर्ट में है थोड़ा सा। तो सेल टाइप 2 प्रकार के रहते हैं, एक तो प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा यूकैरियोटिक सेल। अभी इसके पास सेल कौन सा रहेगा, मोनेरा। मोनेरा का मतलब क्या है दोस्तों, बैक्टीरिया ग्रुप। सभी तरह के बैक्टीरिया किसमें आ सकते हैं, मोनेरा में आ सकते हैं। तो मोनेरा में किस टाइप की सेल रह सकती है, तो दोस्तों इसमें प्रोकैरियोटिक सेल रह सकती है। अगर तुम बैक्टीरिया को छोड़ दिए बाकी सभी में क्या हो सकता है, यूकैरियोटिक सेल रह सकती है, यूकैरियोटिक सेल रहती है, ठीक है। सभी के अंदर क्या है, यूकैरियोटिक है। बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा, धीरे से सुनो। सिर्फ प्रोकैरियोटिक इसमें है, बैक्टीरिया में है। बैक्टीरिया बोले तो क्या दोस्तों, मोनेरा में है। तो इसका मतलब जो भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अच्छी तरीके से वेल डेवलप्ड नहीं है, किसमें, सिर्फ बैक्टीरिया के केस में नहीं, बाकी सभी के केस में क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वेल डेवलप्ड है और सेल कैसा है, यूकैरियोटिक। इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अभी सेल वॉल जो है, तो सेल वॉल किसके अंदर नहीं है दोस्तों, मोनेरा के अंदर है, प्रोटिस्टा के अंदर है, फंजाई के अंदर है, प्लांट्स के अंदर है, लेकिन एनिमल्स के अंदर नहीं है, अब्सेंट है। क्या है, अब्सेंट है। तो मोनेरा के अंदर सेल वॉल कौन सी रह सकती है, इधर तुम्हारे बुक में नॉन सेलुलोजिक दिया है, नॉन सेलुलोजिक। मैं इसकी वजह से मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, ग्लाइकोकैलिक्स भी दिया हुआ है। ग्लाइकोकैलिक्स किसकी सेल वॉल है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ बैक्टीरिया दैट इज प्लस ग्लाइकोकैलिक्स। इसका जो भी है दोस्तों किससे बनी हुई है, पॉलीसैकेराइड प्लस अमाइनो एसिड, पॉलीसैकेराइड प्लस अमाइनो एसिड से बैक्टीरिया की सेल वॉल बनी हुई है। बहुत सिंपल है। अभी प्रोटिस्टा के अंदर कैसे हो सकती है, किसी के अंदर, ज्यादातर केस में प्रेजेंट इन सम, किसी केस में हो सकती है, किसी केस में नहीं हो सकती। किसके अंदर नहीं हो सकती, यूग्लिना पता है, यूग्लिना प्रोटिस्टा का एक टाइप है, यूग्लिना के अंदर नहीं है, सेल वॉल नहीं है। क्यों सर, ऐसा क्यों है, क्योंकि यूग्लिना जो भी है तो रिलेशन पैदा करता है जिसको प्लांट्स और एनिमल्स के दोनों को भी यूग्लिना क्या करता है, दोनों को भी कैरेक्टर दिखाता है।
जब जब सनलाइट हमारे पास रहती है तब वो फोटोसिंथेसिस करता है, मतलब अपना खाना खुद बनाता है। जब सनलाइट नहीं रहती है, अंधेरा हो जाता है, तब वो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म को खाता है। इसका मतलब यूग्लिना जो भी है प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में एक कनेक्टिंग लिंक है, इसलिए इसके पास सेल वॉल नहीं है। सिंपल बात है। फंगी के पास है दोस्तों, प्रेजेंट है, लेकिन किससे बनी हुई है? काइटिन से बनी हुई है। काइटिन से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, काइटिन से बनी हुई है। इधर नॉन सेलुलोजिक, इधर काइटिन से बनी। प्लांट के अंदर भी रहती है सेल वॉल, हमको पता है सर, हम देखे हैं। इसके अंदर सेलुलोज की बनी रहती है, सेलुलोज की बनी हुई रहती है। ये भी इंपॉर्टेंट है वर्ड अपने लिए। ठीक है, प्लांट के अंदर क्या है? सेलुलोज की बनी हुई रहती है। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन किसके अंदर रहता है और किसके अंदर नहीं रहता है। मैं इधर ही बोल दिया कि बैक्टीरिया जो भी है, किंगडम मोनेरा के जो भी है सोल मेंबर्स है, उनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट रहता है। क्या रहता है? अब्सेंट रहता है। बाकी सभी के केस में प्रेजेंट हो सकता है। बाकी सभी के केस में क्या हो सकता है? प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, बाकी सभी के केस में क्या है? प्रेजेंट हो सकता है दोस्तों। ये तो बहुत सिंपल वाली बात हो गई सर। अभी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, किससे बॉडी बनी हुई है? किससे बॉडी बनी हुई है? तो मोनेरा बहुत छोटा है दोस्तों, बैक्टीरिया बहुत छोटे रहते हैं। अगर बहुत ज्यादा छोटे हैं तो उनकी बॉडी सेल से बनी हुई रहती है, इसलिए उसको बोलेंगे सेलुलर लेवल बोलेंगे। प्रोटिस्टा भी बहुत छोटे रहते हैं दोस्तों, इसकी भी बॉडी सेल से बनी हुई थी, इसलिए उसको बोलेंगे सेलुलर बोलेंगे। फंगी थोड़ा सा बड़ा रहता है दोस्तों, उसके अंदर थोड़ा सा ज्यादा सेल रहती है, इसलिए बोलेंगे मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर, और उसके अंदर कुछ कुछ ऑर्गन भी डेवलप हो जाते हैं दोस्तों। ठीक है, लूज टिश्यू बोलेंगे इसको, लूज टिश्यू से बनी हुई होती है। प्लांट और एनिमलिया तो बहुत बड़े ऑर्गेनिज्म है, इसके अंदर तो ऑफ कोर्स क्या हो सकता है? टिश्यू रह सकता है और ऑर्गन भी रह सकता है। टिश्यू ऑर्गन रह सकता है इसके अंदर दोस्तों, टिश्यू रह सकता है, ऑर्गन रह सकता है, और साथ ही साथ ऑर्गन सिस्टम भी पाया जाता है। इतना टेबल क्यों लिख रहे हो सर? क्योंकि ये टेबल से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं दोस्तों, इसलिए ये टेबल आपने को याद करना बहुत जरूरी है। ठीक है, उसके बाद में क्या है दोस्तों? मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, खाना खाने का तरीका। मोनेरा के अंदर दोस्तों ऑटोट्रोपिक हो सकते हैं बैक्टीरिया, ऑटोट्रोपिक हो सकती है। इसका मतलब सर खुद का खाना खुद बना सकते हैं। और किस तरह से? एक तो फोटोसिंथेटिक रह सकते हैं, जो सनलाइट के ऊपर डिपेंड रह सकते हैं, फोटोसिंथेटिक। सर फोटोसिंथेटिक कौन है? तुम्हारे पास पता है? बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, वो फोटोसिंथेसिस करते हैं ना। जो भी प्लांट का ओरिजिनेट था वो बैक्टीरिया से ही आया है, इसलिए जितना भी है तो फोटोसिंथेसिस करके खाना बना सकता है। और कोई कोई केमिकल से बना हुआ है, कीमोसिंथेटिक बोलेंगे उसको, कीमोसिंथेटिक भी बोला जाता है। सर फोटोसिंथेटिक साइनोबैक्टीरिया है, बाकी के सब कौन से? कीमोसिंथेटिक हो सकते हैं। ये तो हो गया ऑटोट्रोपिक की बात। उसके बाद में कोई कोई ऑर्गेनिज्म हेटेरोट्रोपिक भी हो सकता है, हेटेरोट्रोपिक भी हो सकता है। और कौन से बैक्टीरिया? सैप्रोफिटिक भी रह सकते हैं। सैप्रोफिटिक का मतलब क्या है दोस्तों? सैप्रोफिटिक का मतलब क्या है कि जो भी डेड ऑर्गेनिज्म है जिसको खाने के लिए डेड ऑर्गेनिज्म के ऊपर जिंदा रहना चाहिए, इसको हम सैप्रोफिटिक बोलेंगे। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? सैप्रोफिटिक बोलेंगे। इधर तक है। कोई कोई पैरासिटिक भी रह सकता है, कोई कोई पैरासिटिक भी रह सकता है। ठीक है, अभी पैरासिटिक का मतलब क्या है दोस्तों? पैरासिटिक का मतलब है जिंदा बॉडी के ऊपर जिंदा रहना, जिंदा के ऊपर जिंदा रहना इसलिए पैरासिटिक बोलते हैं, मरने के ऊपर जिंदा रहना इसको सैप्रोफिटिक बोलते हैं। बहुत ही आसान भाषा में मैं समझा चुका हूँ। ठीक है, जिंदा एक बॉडी है, एक लिविंग टिश्यू है, उसके ऊपर जिंदा रह रहा है। फॉर एग्जाम्पल अपने पास अभी कुछ भी नहीं है तो अपने पास पैरासिटिक का एग्जांपल बताऊं, अपने जो भी बाल है दोस्तों उसके अंदर डैंड्रफ रहते हैं, उसके अंदर छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म है, वो क्या है दोस्तों? अपने जिंदा है ना, उस जिंदा के ऊपर जिंदा है, इसलिए उसको पैरासिटिक बोलेंगे। फॉर एग्जांपल किसी की कोई ऑर्गेनिज्म का डेथ हो गया, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक सांप का डेथ हो गया, वो उसको हम जमीन पे डाल दिए, कुछ दिनों के बाद क्या होगा? जितने भी बैक्टीरिया है दोस्तों उस सांप के पूरे बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देंगे। ठीक है,
तो उसको क्या बोलेंगे हम, सैप्रोफिटिक बोलेंगे। और कौन से ऑर्गेनिज्म, मैं बोला साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक है और कीमोसिंथेटिक भी हो सकते हैं। उसके बाद में क्या है दोस्तों, अपने पास आ जाएगा प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा की भी आंसर क्या है दोस्तों, ऑटोट्रॉपिक है। कुछ ऑटोट्रॉपिक है, जैसे कि मैं बोल दिया ना, यूग्लिना फोटोसिंथेसिस कर सकता है, इसलिए इसको बोलेंगे फोटोसिंथेटिक बोलेंगे, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद में जो भी है एंड कोई क्या भी है, हेटेरोट्रॉपिक भी है, ठीक है दोस्तों। इतना याद रखो, कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फंगी के अंदर दोस्तों ऐसे कौन से भी मैकेनिज्म नहीं रहती है जो खुद का खाना खुद बना सके, ठीक है। वो पूरी तरीके से दूसरे के ऊपर ही डिपेंड रहना पसंद करता है, इसलिए हम उसको बोलेंगे हेटेरोट्रॉपिक बोलेंगे दोस्तों। वो खुद का खाना खुद नहीं बना सकता है, ठीक है। और कोई सैप्रोफिटिक भी रह सकता है। सर सैप्रोफिटिक और क्या है, फॉर एग्जांपल तुम क्या कर दिए दोस्तों, तुमने ब्रेड खा लिए, ठीक है, ब्रेड आधा खा लिए और आधा ब्रेड वैसे ही रख दिए, ठीक है दोस्तों। तो वो जो भी ब्रेड है दोस्तों, कुछ दिन के बाद उस ब्रेड के ऊपर फंगस आ जाती है, वो क्या है दोस्तों, फिर सैप्रोफिटिक है। क्या है दोस्तों, सैप्रोफिटिक है। और कौन सा पैरासिटिक भी रह सकता है, ठीक है। अभी पैरासिटिक क्या है सर, अपनी बॉडी के ऊपर देखो दोस्तों, कोई आदमी नहाया नहीं है, बहुत दिनों से नहाया नहीं है, ठीक है, कोई स्नान नहीं किया है, तो उसके बॉडी के ऊपर क्या होता है, फंगस आ सकती है, वो पैरासिटिक हो सकता है, ठीक है। अभी प्लांटी के अंदर तो अपने को पता है दोस्तों ऑटोट्रॉपिक है, पूरे ऑर्गेनिज्म क्या है, ऑटोट्रॉपिक है। और उसकी ही अंदर क्या है, सभी प्लांट जो भी है फोटोसिंथेसिस करते हैं, इसका मतलब फोटोसिंथेटिक है। अभी अपने एनिमल के अंदर खाने का काम हम दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं, इसलिए हमको क्या बोलेंगे, हेटेरोट्रॉपिक बोलेंगे दोस्तों, ठीक है, हेटेरोट्रॉपिक बोलेंगे, क्योंकि हम खुद का खाना खुद नहीं बना सकते। इसके अंदर भी क्या बोलेंगे हम, होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक बोले तो डायरेक्ट एनिमल को काट के खाना दोस्तों, ठीक है। कोई सैप्रोफिटिक भी रह सकता है जो पानी के अंदर रहते हैं, सैप्रोफाइट दोस्तों। यही था टेबल जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है दोस्तों। इसको अच्छे तरीके से लिख लो, याद कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन इससे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ठीक है दोस्तों। तो स्क्रीनशॉट ले लो तुम। अब जाएंगे हम नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर। दोस्तों उसके बाद में उस बॉक्स के नीचे दोस्तों तुमको दिखाऊं क्या, इस बॉक्स के नीचे इतना सारा इशू दिया गया है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट इशू मैं बोर्ड पे लिख दिया हूं, अगर कोई डाउट है तो बाद में मैं एनसीईआरटी पूरा रेडी भी करूंगा, तब मुझे डाउट जो भी रखता है मैं डाउट वो एक्सप्लेन कर सकता हूं, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान से सुनिए दोस्तों, लाइट चली गई है, 1 मिनट है। तो दोस्तों लाइट चली गई थी, फिर भी हम कुछ ना कुछ बातें करते थे, क्योंकि हमारा एक गांव है दोस्तों, छोटा सा गांव है। छोटे से गांव में हम छोटे से घर में रहते हैं, ठीक है। तो छोटे से घर में बहुत परेशानियां झेलना पड़ता है, फिर भी हम तुमको पढ़ाना नहीं छोड़ रहे दोस्तों, क्योंकि अगर तुम मेहनत करोगे तो मुझे भी मेहनत करने का जज्बा, उतना स्पोर्टनेस मिलेगा, ठीक है दोस्तों। इसलिए अंधेरा रहे कुछ भी रहे, पढ़ना हमारा काम है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए जो भी टॉपिक के ऊपर डिस्कस कर रहे थे उसी के ऊपर आएंगे। इश्यू चल रहा था कि जो भी 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हो गया, उससे पहले वाला इश्यू था ना, कौन सी इश्यूएं थी जिसको याद रखते, जिसको ध्यान में रखते हुए क्लासिफिकेशन की दुनिया में आगे बढ़ते चले गए। फिर सबसे पहली बात तो अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम। सबसे पहली बात तो हम तो बोलेंगे सर लिनियस ने क्लासिफिकेशन कर दिया था, एक का नाम प्लांटी रख दिया था और दूसरे का नाम एनिमलिया रख दिया था। दोनों के जो भी प्लांटी था उसके अंदर सभी टाइप के बैक्टीरिया प्लांटी के अंदर डाल दिया, ब्लू ग्रीन एल्गी वो भी प्लांटी के अंदर डाल दिया, फंगी था वो भी प्लांटी के अंदर डाल दिया, मोजास था वो भी प्लांटी के अंदर डाल दिया, फर्न्स था, जिम्नोस्पर्म था। इसका मतलब दोस्तों प्लांटी के अंदर प्रोटिस्टा भी था, प्लांटी के अंदर मोनेरा भी था और प्लांट्स के अंदर किंगडम प्लांटी भी था, और दोस्तों
प्लांट्स के अंदर किंगडम फंगाई भी था। सिर्फ एनिमल्स को छोड़कर जिसके पास भी सेल वॉल प्रेजेंट है दोस्तों, सभी को उठाकर प्लांट में डाल देंगे। ऐसा था कब? जब टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था तब। उसके बाद में दोस्तों, उसके बाद में टू किंगडम सिस्टम के बाद में थ्री किंगडम सिस्टम आया। थ्री किंगडम सिस्टम के अंदर उसके बाद में क्या हो गया दोस्तों, जो भी प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया थे और जो भी अलगी थी, ब्लू ग्रीन अलगी, तो मोनेरा के अंदर रख दिया दोस्तों। उसको मोनेरा हो जाएगा, प्लांटी हो जाएगा और एनिमेलिया हो जाएगा। ये तीन किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है दोस्तों। मोनेरा के अंदर प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया भी डाल दिया और ब्लू ग्रीन अलगी भी डाल दिए। उसके बाद में दोस्तों थोड़ा सा अच्छा हो गया, ठीक है, तो और दोनों की ग्रुप बनाएंगे, यूनिसेलुलर जो कि क्लामाइडोमोनास है और मल्टीसेलुलर जो कि स्पाइरोगाइड है। दोनों को भी अलगी में डाल देंगे दोस्तों, दोनों भी को भी। इसका मतलब दोस्तों did not differentiate between unicellular organism and multicellular organism। इधर भी हम हेटेरोट्रॉपिक फंगी को और ऑटोट्रॉपिक ग्रीन प्लांट्स को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। ऐसे कुछ इश्यूएं थी जिसकी वजह से धीरे धीरे क्या हुआ, उसका इवोल्यूशन हो गया। उसके बाद में दोस्तों ये इसको याद रखते हुए फंगी का सेपरेट किंगडम बना दिया हमने और सभी तरह के प्रोकैरियोटिक मोनेरा के अंदर डाल दिया और सभी तरह के एक स्पेसीज जीव प्रोटिस्टा के अंदर डाल दिया। दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ। इसके बाद में मैं तुमको बोला था कि एनसीईआरटी में पूरा पढ़ के दिखाऊंगा, जो भी तुमको अगर डाउट है एक एक लाइन धीरे धीरे पढ़ूंगा मैं, ठीक है दोस्तों। तो मैं धीरे से पढ़ने की कोशिश करता हूँ, तुम ध्यान से सुन दोस्तों, ठीक है। लास्ट तक याद रखना दोस्तों, एक बात, पढ़ाई करने का है ना तो लास्ट तक कीजिए, छोड़ छाड़ के कुछ नहीं होता, ठीक है। जिंदगी में एक ही बार पढ़ाई का मौसम आता है, जो भी हम 11th 12th रिपीटर बैच में होता है। उसके बाद में अगर तुम्हारा नीट क्लियर नहीं हुआ, तुमको कोई नहीं बोलेगा दोस्तों कि तुम पढ़ाई कैसे कर रहे हो, कोई नहीं बोलेगा तुमको, ठीक है। तो अगर टाइम है तो उस टाइम का इम्पोर्टेंस समझिए दोस्तों और उसी तरफ से अपना पढ़ाई का जो भी शुरुआत है, जो भी जोरों शोरों से शुरू होने दो। पढ़ाई में स्टॉप नहीं होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो पढ़ेंगे हम। लेट अस लुक एट 5 किंगडम क्लासिफिकेशन टू अंडरस्टैंड द इशू। हम इस 5 किंगडम्स इशू को ध्यान से देखते हुए इशू को समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों, ठीक है। एंड कंसिडरेशन दैट इन्फ्लुएंस्ड द किंगडम सिस्टम। सबसे पहली बात तो अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम था, जो भी हमने बोल दिया कि लिनियस चाचा ने क्या कर दिया, 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफाई कर दिया। एक में प्लांटी हो गए और दूसरे के अंदर एनिमल हो गए। प्लांटी के अंदर जिसको भी सेलवाल था वो सब प्लांटी के अंदर डाल दिया, जिसको सेलवाल नहीं है वो एनिमलिया के अंदर डाल दिया। इतना सिंपल सी बात है, याद रखना पड़ेगा दोस्तों। उन्होंने क्या बोल दिया, अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम इंक्लूडेड बैक्टीरिया। तुम्हारी एनसीईआरटी से कोई लाइन छूटनी नहीं चाहिए, इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ। बाकी का तो बोर्ड के ऊपर पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। तो क्या बोल दिया है, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अलगी, फंगी, मोज़ेक, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, सभी तरह के ऑर्गेनिज्म के पास जिसके पास सेल वॉल प्रेजेंट है वो सभी हम किस में डाल देंगे, प्लांटी के अंदर डाल देंगे, ऐसे बोल दिया। उसके बाद में नेक्स्ट लाइन बोलती है द कैरेक्टर दैट यूनिफाइड द होल किंगडम। जो भी तुम कैरेक्टर पढ़ रहे हो पूरे किंगडम के, वाज दैट ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडेड हैड अ सेल वॉल इन देयर सेल। सभी तरह के ऑर्गेनिज्म के पास क्या है, सेल वॉल है, इसलिए हम उसको किस में डाल दिए दोस्तों, प्लांटी के अंदर डाल दिए। इतनी बात तो समझ में आ जानी चाहिए। तो उसके बाद में दोस्तों क्या बोला है, these placed together group which are widely differed in other characteristics। उसके बाद में 3 किंगडम सिस्टम आ चुका है, ठीक है। उसके बाद में और थोड़ा सा इवोल्यूशन हो गया, सोचने की ताकत बदल गई। उसके बाद में क्या है दोस्तों, it brought together the prokaryotic bacteria and blue green algae with the other groups which are eukaryotic।
सभी तरह के प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सभी तरह के जो भी ऑर्गेनिज्म है दोस्तों, उनको सबको प्रोटिस्टा के अंदर डालना पड़ रहा है, ऐसा बोल दिया है। ठीक है दोस्तों, सभी प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन algae जो भी है यूकैरियोटिक है, वो सभी क्या है एक ही इसमें डाल दिया। उसके बाद में दोस्तों इट आल्सो ग्रुप टुगेदर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सभी एक पेशीय जीव जो है और बहुपेशीय जीव जो है उनको भी क्या कर दिया दोस्तों, एक ही किंगडम के अंदर डालने की कोशिश की जा रही है। ऐसे बहुत सारे इशू है दोस्तों। एग्जाम्पल, एक पेशीय सजीव क्या है अपने पास, क्लैमाइडोमोनास है, और बहुपेशीय सजीव कौन सा है, स्पाइरोगायरा है। इन दोनों को भी फंगी के अंदर डाल दिया दोस्तों, और उसी फंगी के अंदर क्या है, एंड ऑटोट्रोपिक ग्रीन प्लांट्स दे आर आल्सो शोन कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट सेल वॉल पोजीशन, क्योंकि फंगी का सेल वॉल का जो भी है कंपोजिशन जो है अलग है दोस्तों। क्यों सर, क्योंकि फंगी की सेल वॉल काइटिन से बनी हुई है और प्लांट की सेल वॉल सेलुलोज से बनी हुई है, इसीलिए दोनों की सेल वॉल अलग अलग तरीके से अलग अलग पदार्थों से बनी हुई है, इसलिए हम दोनों को अलग अलग किंगडम में डाल देंगे। क्यों सर, फंगी का सेपरेट किंगडम बनाएंगे और प्लांटी का भी सेपरेट किंगडम बनाएंगे। अभी तरह से इवोल्यूशन चल रहा है, इसलिए कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखना चाहिए, इसी तरह से क्लासिफिकेशन भी हो रहा है दोस्तों। इस पेज में तो इतना ही था। ठीक है दोस्तों, इससे कभी कभार क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए हम कोई भी लाइन स्किप नहीं करेंगे, पूरा का पूरा पढ़ेंगे दोस्तों। इन देयर सेल वॉल्स व्हाइल ग्रीन प्लांट्स हैव सेलुलोजिक सेल वॉल, ग्रीन प्लांट्स के अंदर कौन सी सेल वॉल रहती है, सेलुलोजिक सेल वॉल रहती है दोस्तों। सच कैरेक्टरिस्टिक्स वेर कंसिडर, ये इसको ध्यान में रखते हुए दो हम और क्या हो गए दोस्तों, फंगी को अलग रख दिया और प्लांटी को भी अलग रख दिया। उसके बाद में 4 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन आ गया। All prokaryotic organism were grouped together kingdom Monera। उसके बाद में 5 किंगडम सिस्टम जो भी है दोस्तों, उसके बाद में क्या हुआ, 5 किंगडम सिस्टम आ गया और सभी तरह के प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म मोनेरा के अंदर डाल दिया। जितने भी एक पेशीय जीव है उनको सभी को किस में डाल दिया, प्रोटिस्टा के अंदर डाल दिया। प्लांटी का अलग था और फंगाई का अलग है और दोस्तों एनिमली का भी अलग है। किंगडम प्रोटिस्टा हैज ब्राउट टुगेदर, किंगडम प्रोटिस्टा में क्लैमाइडोमोनास जो एक पेशीय जीव है दोस्तों, ठीक है, उसको रख दिया। और उसके बाद में क्लोरेला पहले कहाँ था, अल्गी में था, उसको कहाँ रख दिया, प्रोटिस्टा के अंदर रख दिया। और पैरामेशियम और अमीबा पहले एनिमल किंगडम में था क्योंकि उसके पास सेल वॉल नहीं है, लेकिन वो बहुत एक पेशीय जीव है, इसलिए उसको हम प्रोटिस्टा के अंदर डालेंगे। इसका मतलब क्या है दोस्तों, प्रोटिस्टा जो भी किंगडम है वो सभी के प्लांट से, फंगाई से, एनिमलियस से, ठीक है, मोनेरा से, सभी के जो भी ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक है सभी के क्या करते हैं, उसके प्रोटिस्टा के अंदर, ऐसी बात बोली गई है। It has put together organism which earlier classification with different kingdom. Okay. उसके बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, इवोल्यूशन हुआ, थिंकिंग पावर बढ़ गई। दिस हैपेंड बिकॉज द क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन चेंज। ये क्यों हो गया, क्योंकि जो भी क्राइटेरिया था क्लासिफिकेशन का वो चेंज हो चुका है। पहले मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक था, उसके बाद में धीरे धीरे मोड ऑफ न्यूट्रिशन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, सेल वॉल, सेल मोड, ठीक है, बहुत सारे ऐसे बातें हैं जो याद रखते हुए क्लासिफिकेशन कर दिए दोस्तों। इतना सब था। उसके बाद में लास्ट लाइन जो भी दिखा है दोस्तों, जो भी क्लासिफिकेशन सिस्टम है विच रिफ्लेक्ट्स नॉट ओनली मॉर्फोलॉजिकल, सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल देखते हुए तुम क्लासिफाई नहीं कर सकते दोस्तों, ठीक है, नहीं कर सकते। फिजियोलॉजिकल नहीं कर सकते, रिप्रोडक्टिव सिमिलरिटीज सिर्फ मॉर्फोलॉजी को देखते हुए क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते, फिजियोलॉजी को देखते हुए नहीं कर सकते, और तुमको सिर्फ रिप्रोडक्शन देख लिए और क्लासिफाई कर दिए, ऐसी बात तो गलत है दोस्तों। परंतु क्या है, उसके साथ ही साथ हमको फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसका मतलब क्या है दोस्तों, इवोल्यूशन के साथ उस ऑर्गेनिज्म का क्या रिश्ता है, क्या संबंध है, इसको हम बोलते हैं फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी कैरेक्टरिस्टिक्स। इसी चैप्टर में जो भी है दोस्तों, अगले लेक्चर में मैं तुमको किंगडम मोनेरा पूरा का पूरा पढ़ाने का ट्राई करूंगा, ठीक है दोस्तों। मेरे से जितना हो सका तुम्हारे लिए मैंने रिकॉर्ड लेक्चर कर रहा हूँ, ठीक है, और भी करते रहूंगा, जितना हो सका मेरे से टाइम मिलता रहेगा उतना मैं आपके लिए प्रयास जरूर करता रहूंगा दोस्तों, ठीक है। कोई बातें अगर गलती हो रही है मेरे से तो माफ कर देना, क्योंकि एक महाराष्ट्रियन जो भी टीचर है वो उतनी अच्छी तरीके से हिंदी नहीं बात कर सकता है इससे, इसलिए कोई बात अगर गलत हो चुकी
किए तो माफ कर देना दोस्तों, ठीक है। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और साथ ही साथ अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है दोस्तों। चलो आज के लिए इतना ही दोस्तों, काफी है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कंसेप्ट के साथ, किसी नए कंसेप्ट के साथ।